2024 का इलेक्शन चल रहा है। कांग्रेस हमेशा रोना रोते रहती है कि उनके पास पैसा नहीं है प्रचार के लिए, लेकिन एक तरफ टेम्पो भर भर के बोरियों से नोट जाया जा रहा है। तो अब तो कांग्रेस के पास बहुत पैसा हो गया है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस लबालब हो गई अब? ऐसा है यादव जी, आपके दर्शकों का अभिवादन करूं, उसके साथ आपकी बातों को आगे बढ़ाऊं। आप मुझको फंसाने के लिए आते हैं। आप ये बता दीजिए कि ये बात किसने कहा? देश के प्रधानमंत्री ने। संवैधानिक विचार से अगर इस पर विचार करेंगे तो इस बात में सत्यता होनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से विचार करेंगे तो झूठे के बात पर कौन सा भरोसा किया जाए। दोनों बातें हैं। संवैधानिक विचार पर एक प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कथन वास्तविकता के परे नहीं होना चाहिए, सच्चाई से अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री जब भी बोलता है झूठ बोलता है, जहां बोलता है झूठ बोलता है, जैसे भी बोलता है झूठ बोलता है। तो क्या झूठे पे भरोसा किया जा सकता है? एक बात। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री बोल रहा है तो प्रधानमंत्री के बोल का कोई भी तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर ये बात सच है तो ईडी सीआईडी छापा क्यों नहीं मार रही है? मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? आप ही बताइए, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? जरूर। ये मोदी की भाषा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब आप यही सोच लीजिए। रह गया कि चुनाव में हर पूंजीपति किसी न किसी कैंडिडेट को चंदा तो देने का धंधा करते ही हैं, ये बात अलग है। देखिए, ये शब्द जो उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी बोरों में भरकर टेम्पो से काला धन पहुंचा रहे हैं। यहां लफ्ज काला धन है, केवल धन नहीं है। समझ लीजिएगा। किसी से उधार पैसा लेना और किसी से पैसा छीन लेना, इसमें अंतर होता है। पैसा देना नहीं है, काला धन दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जान रहा है कि इनके पास काला धन है, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 14 में उसने तो काला धन लाने की बात विदेश से किया था, तो देश के काले धन को कैसे नहीं रोकने का काम किया, कैसे नहीं ये सारी चीज की। देखिए यादव जी, इसमें तीन चीज दिखाई देती है। पहला ये दिखाई देता है कि मोदी ने ये मान लिया है कि मैं सत्ता से जा रहा हूं, और सत्ता से जाने के बाद जो पूंजी निवेश, जो पैसा अडानी और अंबानी के फर्म में हम मोदी को देखकर लोगों ने लगाया है, वो पैसा वो देने से इनकार करेगा तो पहले ही दुश्मनी कर लो कि हम कह देंगे यार मोदी और ने तो पहले ही कहा, और मोदी ये सोच लिया कि अभी दुश्मनी कर लो ताकि मैं ये कह दूं कि मेरी उनसे पटती नहीं तो तुम्हारा पैसा दिलाने कहा जाऊं। ये भी बात हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि चंदा देने का धंधा होता है। अडानी अंबानी सरकार का बदलाव देख करके कांग्रेस को कुछ पैसे भेज रहे हो तो उन्हें ये धमकी देना, तुम जो भेज रहे हो मुझे जानकारी है, भेजना नहीं, ये भी डराने की भाषा में। तीसरी चीज ये कि वो अपना अनुभव बता रहे, जैसे उनको बोरे और टेम्पो में जा रहा था, वो तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लिए। अब इसमें एक वो जो तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जो पैसा हम ले रहे थे तो उसको आपने अवैधानिक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखो, टेम्पो और बोरे में पैसे जा रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की तो गिनती भी है, रिकॉर्ड भी है। ये बात को भी साबित आप समझते हैं कि वो बना हुआ पागल है, पागल नहीं है, बना हुआ पागल है। बना हुआ पागल, सीआईडी वाले भी पागल बन करके किसी का भेद निकालते हैं। तो ये इनकी बातों में कांग्रेस उलझी रहे, इनके सवाल का जवाब ही देती रहे, कहे कि हमको वो देता नहीं है। उसने तो कह दिया राहुल ने कि मोदी जी डरिए मत, जांच कराइए, क्या बना। तो ये फंसाना चाहते हैं और खुद फंस जाते हैं। तमाशा देखने जाते हैं और तमाशा खुद ही बन जाते हैं। ये फंसाने जाते हैं कांग्रेस को और ये खुद फंस जाते हैं। देश के पीएम तो अनर्गल बातें कर ही रहे हैं। अब अमित शाह जो गृह मंत्री है, अब वो भी अपने भाषणों में कहते हैं कि वोट फॉर विकास और वोट फॉर जिहाद। तो ये जिहाद का मतलब क्या है? अब जिहाद उनके उसमें है, डिक्शनरी में है। उनके लिए लफ्ज जिहाद है, उनके लिए फलाना जिहाद है। जिहाद का मतलब संघर्ष होता है। आप जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए कि जिहाद का मतलब क्या है।
संघर्ष, समझ लीजिए। उर्दू में ये लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज है, इसलिए जिहाद को बोल करके मुसलमान के लिए ये इशारा करते हैं। जिहाद जानते हैं क्या है? जिहाद का शाब्दिक अर्थ और भावात्मक अर्थ दो है। शाब्दिक अर्थ है संघर्ष, भावात्मक ये है कि ईश्वर की धरती पर ईश्वरीय धर्म के लिए, समझ रहे कि नहीं, जद्दोजहद करो। देखिए ये जद्दोजहद यानी संघर्ष करो, यानी सच्चाई। ईश्वर का धर्म क्या है? सच है। सच्चाई के लिए धरती पर जद्दोजहद करो, संघर्ष करो। अब जिहाद इन्होंने अपने मन से भाषा बना लिया है, तो इनको भाषा बनाने से क्या होता है? उन जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी। ये भावनाओं का मामला है। लफ्ज जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद, जद्दोजहद का अर्थ होता है संघर्ष। हाँ, ये तो हो गई देश की बात। अब महाराष्ट्र पे आते हैं। अभी केंद्र सरकार जो है वही अनर्गल बातें। तो महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे जो एक प्रतिष्ठित परिवार रहा है, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को नकली औलाद कहा जाता है, जो कि हम किसी रेड लाइट एरिया की महिला के बच्चे को हम जैसे आप जैसे नहीं कह सकते। तो ये कैसा कह रहे हैं लोग? देखिए मैं एक आपको बात कहूं कि मैंने कहा ना कि जब आदमी तीन तरह के चीजों से गुजरता है तो मनुष्य बनता है। पहला, जब पैदाइश होती है तो माँ के गोद से सीखता है, समझ लीजिए। दूसरा, स्कूल से जाकर सीखता है। तीसरा, समाज में रहकर सीखता है। जो आदमी खुद कहता है कि मैं समाज में रहा ही नहीं, मैं भीख मांगकर 35 साल खाया, मैं जंगल जंगल रहता था, स्कूल गया ही नहीं, डिग्री ले लिया बात की बात है, तो 5वीं तक पढ़ा जैसी भी, तो वो आदमी शिक्षित नहीं है। एक। दूसरा, सामाजिक नहीं है। तीसरा, साहित्यिक नहीं है, समझ रहे कि नहीं। और चौथा, सांस्कृतिक नहीं है। और पांचवा, भारतीय सभ्यता से परिचित नहीं है। ये 5 चीजें हैं। आप बताइए नकली औलाद का मतलब क्या है? ये देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा गाली है, जानते हैं? अरे हम असल की औलाद हैं, लोग बोलते हैं असल की औलाद है, अर्थात मेरा माता पिता असल है। और नकली औलाद है तो माता तो असली हमेशा रहती है। क्यों रहती है? कि मां के कोख से बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो बेटा किसका है उस पर नकली जाकर ये बाला साहब ठाकरे के चरित्र पर और मीना ताई, स्वर्गीय मीना ताई ठाकरे के चरित्र पर उसने उंगली उठाया है, नकली औलाद कहकर। जानते हैं ये उस आदमी की कल्पना है। और इस तरह की बात अगर वही कहता है जो सभ्य व्यक्ति नहीं है, जो सभ्यताओं के अनुकूल नहीं है। भारत तो इतना प्यारा देश है कि जहां की सभ्यता देखने के लिए लोग आते हैं। भारतीय सभ्यता में आप क्या जानते हैं? अंग्रेजी सभ्यता में सबको यू बोला जाता है, यहां तो तुम छोटे को बोलते हैं, आप बड़े को बोलते हैं, आदरणीय बड़े को बोलते हैं। हमारे देश में सभ्यता है, लेकिन ये असभ्य व्यक्ति है। और इससे पता चलता है कि भारत जैसे सभ्य देश का असभ्य प्रधानमंत्री देश को दुनिया में कितना कलंकित करता है। और एक तरफ ऑफर देता है कि आप इंडिया में क्या जाएंगे, कांग्रेस में क्या जाएंगे, आइए हमारे साथ आइए, पवार साहब को भी और उद्धव ठाकरे को भी। और दूसरी तरफ नकली औलाद कहता है। पता नहीं कि आदमी, वैसे भी सरकार 60 वर्ष में रिटायर की योजना बनाती है, मगर राजनीति में रिटायर होने की उम्र नहीं होती। और ये खुद बनाया है अपना सूत्र, 75 के बाद सबको रिटायर कर दे रहा है। और ये खुद अपने आप अपने आजीवन रहने की बात करता है, जिसकी जुबान का कोई भरोसा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जिसकी जुबान सही नहीं है वो इंसान सही नहीं है। देश के 2 प्रधानमंत्री बीजेपी के रह चुके हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी तो अभी नहीं है। हम उनकी चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं कि दोनों की तुलना बताइए। आप एक राजनीतिक विश्लेषक है, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी जी की क्या तुलना करा रहे हो जी? एक वह व्यक्ति जो सरस्वती पुत्र
सभ्यता का प्रतीक, जो आदमी अपने विचारों में अटल, सारी चीजों को लेकर चलने वाला, प्यार का दर्शन देने वाला, नैतिकता के भाव को उजागर करने वाला, और एक असभ्य व्यक्ति से तुलना करना ही बेवकूफी है। सोने का पीतल से तुलना नहीं किया जा सकता साहेब। पीतल भले पीला हो मगर सोने की चमक नहीं ला सकता है। अटल कहाँ सोना, और ये पीतल भी नहीं है, ये पीतल का कण भी नहीं है। आप हमारे से अटल जी की तुलना अगर इससे कराते हैं तो आप इस व्यक्ति को अटल के तुलनात्मक मानते हैं, ये बहुत खेदजनक है। अटल अटल है और ये तो सटल है, पटल है, जिसका आदमी जानते हैं भावों से कुछ भी इसके पास नहीं है, एकदम खत्म है। जिस आदमी में न नैतिकता हो, न मानवता हो, न सामाजिकता हो, न व्यवहारिकता हो, न सभ्यता हो, तो ऐसे व्यक्ति की तुलना उस महान पुरुष से। और सबसे बड़ी बात कि अटल मानव होकर देवता का काम करते थे, और ये अपने आप को देवता का अवतार मान करके राक्षस का काम कर रहा है, शैतान का काम कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या तुलना हमसे कराते हैं? तुलना मत कीजिए, अपने नयन से अटल को देख लीजिए और अपने नयन से इसे देखकर, अपने ब्रेन से इसे सोच लीजिए कि आदमी कैसा है।